एक ऐसा बादशाह जो अपना सब कुछ हार जाए, सालों तक दर-दर भटके और फिर किसी फिल्मी कहानी की तरह अपना सिंहासन वापस हासिल कर ले। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत के दूसरे बादशाह हुमायूं की। एक ऐसी कहानी जो किस्मत और नाकामी के बीच किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं। कहते हैं हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा कर ही उसकी मौत हो गई। और सच कहूं तो ये एक लाइन उसकी पूरी जिंदगी का सार बता देती है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक कड़वी हकीकत थी। उसकी कहानी में आपको महान बनने के मौके दिखेंगे, लेकिन साथ ही दिखेंगी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां। और उसका अंत, खैर वो तो शायद उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बाबर जैसे ताकतवर बादशाह का बेटा अपना सब कुछ कैसे हार गया, और उससे भी बड़ा सवाल, उसने ये सब वापस कैसे पाया। चलिए आज इसी कहानी के उतार चढ़ाव को एक एक करके समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1530 से। हुमायूं तख्त पर तो बैठ गया, लेकिन उसे विरासत में मिला एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से जितना बड़ा था, अंदर से उतना ही डावाडोल था। मतलब हुमायूं को जो मिला वो कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज था। सोचिए, एक तरफ अफगान दुश्मन दिल्ली पर वापस कब्जा करने के लिए तैयार बैठे थे, दूसरी तरफ बाबर की लड़ाइयों की वजह से शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था। और इन सबसे बड़ा खतरा कौन था? खुद उसके अपने सगे भाई, जिनकी नजर दिल्ली के तख्त पर थी। तो इन मुश्किलों के बीच हुमायूं ने खुद ऐसी क्या गलतियां की जिसने छोटी मोटी समस्याओं को एक बहुत बड़ी तबाही में बदल दिया। कहते हैं ना, कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमजोरी बन जाती है। हुमायूं के साथ भी यही हुआ। उसकी सबसे बड़ी गलती शायद उसकी शराफत थी। अपने पिता की आखिरी इच्छा का मान रखते हुए उसने अपने भाइयों में पूरा साम्राज्य बांट दिया। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सियासी तौर पर यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। जरा देखिए, उसने अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब जैसे सबसे जरूरी सूबे दे दिए। ये वो इलाके थे जो मुगल फौज की रीढ़ थे। यहीं से सबसे अच्छे सैनिक आते थे, सबसे ज्यादा पैसा आता था। और हुमायूं ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा खुद ही अपने हाथ से जाने दिया। इस एक फैसले ने उसे फौजी और माली दोनों तौर पर कमजोर कर दिया। देखिए, एक तरफ हुमायूं इसे भाईचारा निभाना समझ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसके भाई इसे अपनी ताकत बढ़ाने का एक सुनहरा मौका देख रहे थे। और नतीजा, जब हुमायूं को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो इन भाइयों ने मदद करना तो दूर, उल्टा उसी के खिलाफ साजिशें रची। सिर्फ यही नहीं, हुमायूं की अपनी कुछ आदतें भी उसके लिए खतरनाक साबित हुईं। वो अहम मौकों पर फैसले लेने में बहुत देर कर देता था और जीत के बाद जश्न मनाने में ऐसा डूबता था कि दुश्मन को दोबारा ताकत जुटाने का पूरा पूरा वक्त मिल जाता था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि उसे अफीम की लत थी, एक ऐसी आदत जो उसे ठीक उस वक्त सुस्त कर देती थी जब उसे सबसे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत थी। और इन सारी गलतियों का अंजाम एक ऐसी भयानक हार थी जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। पहले 1539 में चौसा की लड़ाई। शेर खान ने मानसून के बीच ऐसा धोखे से हमला किया कि मुगल फौज में भगदड़ मच गई। हुमायूं तो खुद अपनी जान बचाते बचाते डूबा जा रहा था, जिसे एक भिश्ती ने बचाया। और फिर एक साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई। ये आखिरी कील थी। इस हार के बाद हुमायूं नाम का तो बादशाह था, पर उसके पास कोई सल्तनत नहीं बची थी। उसे हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। पूरे 15 साल, एक दो नहीं, पूरे 15 साल तक हुमायूं एक भटकते हुए मुसाफिर की तरह कभी यहां कभी वहां मदद और वापसी का रास्ता ढूंढता रहा। ये 15 साल उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी भटकन के बीच उसकी शादी हमीदा बानू बेगम से हुई और फिर 1542 में रेगिस्तान के एक छोटे से किले में पैदा हुआ उसका बेटा अकबर। वही अकबर जो आगे चलकर हिंदुस्तान का सबसे महान शहंशाह बना। और आखिरकार उसे पारस के शाह से वो फौजी मदद मिली जिसका वो इंतजार कर रहा था। मतलब उसकी वापसी की कहानी उसके सबसे बुरे वक्त में ही लिखी जा रही थी। और फिर सालों के इंतजार के बाद किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि हुमायूं को अपना खोया हुआ तख्त वापस पाने का एक सुनहरा मौका मिल गया। हुआ ये कि जिस शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, उसकी मौत हो गई और उसके बाद जो लोग गद्दी पर बैठे वो उतने काबिल नहीं थे। नतीजा, सूरी सल्तनत बिखरने लगी और हिंदुस्तान की सियासत में एक खालीपन आ गया। बस हुमायूं इसी मौके की ताक में था।
उसने अपने सबसे वफादार सिपहसालार बैरम खान के साथ मिलकर हमला किया और मछीवाड़ा की लड़ाई जीतकर बड़ी तेजी से पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। ये वापसी की तरफ पहला और बहुत बड़ा कदम था। और फिर हुई सरहिंद की लड़ाई। सिकंदर सूर के खिलाफ ये एक फैसला कुन जीत थी। इस जीत के साथ ही हुमायूं की वापसी पक्की हो गई। दिल्ली के दरवाजे अब उसके लिए पूरी तरह से खुले थे। 23 जुलाई 1555 हुमायूं ने दोबारा दिल्ली के तख्त पर कदम रखा। लेकिन अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी ये जीत बहुत बहुत छोटी साबित हुई। और यहीं पर हमें उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। सोचिए, जिस बादशाह ने 15 साल बाद अपना तख्त वापस जीता हो, उसकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि जनवरी 1556 में अपनी ही लाइब्रेरी की पत्थर की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। वो जिंदगी भर लड़खड़ाया और आखिर में लड़खड़ाकर ही दुनिया से चला गया। तो फिर हुमायूं को कैसे याद किया जाए? क्या एक नाकाम बादशाह के तौर पर? शायद नहीं, बल्कि उसे एक पुल की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा पुल जो बाबर की जीत को अकबर के सुनहरे दौर से जोड़ता है। जब वो वापस आया तो अपने साथ फारस की कला और आर्किटेक्चर लेकर आया, जिसका सबसे बड़ा सबूत है दिल्ली में बना उसका खूबसूरत मकबरा। और शायद उसकी सबसे बड़ी विरासत यही थी कि उसकी ठोकरों और संघर्षों ने ही उसके बेटे अकबर को वो सबक दिए जिसने उसे अकबर द ग्रेट बनाया। तो सवाल फिर वही है, क्या हुमायूं एक नाकामयाब शासक था या एक बदकिस्मत बादशाह जिसके संघर्षों ने एक ज्यादा मजबूत सल्तनत की नींव रखी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास में कहीं छुपा है। हुमायूं की कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ जीत और हार की गिनती नहीं है। ये हिम्मत, गलतियों से सीखने और फिर से उठ खड़े होने की भी कहानी है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।